गरम ताज़ा तरीन ब्लॉग में ये क्या देख लिया यार। डाक बंगला चौरा क्रॉस करने वाला हूँ, 8 सेकंड बचे। तो भाई अगर आप डाक बंगला चौरा से गुजर रहे हो तो कभी ये रिस्क मत लें। आंखों पर बिलीव ही नहीं हो जब मैंने उसे देखा। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इस बार किसकी सरकार बनेगी। उसने दिखाया था भाई खुलेआम बच्चे डाइल्यूटर ले रहे हैं, जो वाइटनर आता है ना, स्मैक ले रहे हैं, BS ब्राउन शुगर ले रहे हैं। मतलब क्या चौड़ा चौड़ा रोड है, ऐसा लग रहा है कहीं और ही पहुँच गया। पटना है कि आँखों के बिल्कुल सामने ये है पेंटागन मॉल। और थोड़ा अंदर चलते हैं यहाँ से। ऑल राइट गाइज, कैसे हो आप लोग, और स्वागत है आपका एक बिल्कुल गर्मा गर्म ताज़ा तरीन ब्लॉग में। ये क्या देख लिया यार। मतलब वीडियो शुरू हुआ नहीं हुआ कि भाई इतना प्राइम लोकेशन पे एक इंसान सुसु कर रहा है रोड पर, बिल्कुल एकदम फॉर्मल अटायर पहनकर, फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट पहन कर रोड पर सुसु। भाई बगल में ही वॉशरूम था, ऐसा नहीं है। इस पुल, जो ये पुल है ना, उसके थोड़ा आगे बढ़ोगे तो नीचे में शौचालय था। मैं ये देखता ही आया था कि भाई नीचे में एक शौचालय बना हुआ है और एकदम फुली फंक्शनल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वहाँ पर नीचे लिखा होता स्वच्छ सर्वेक्षण ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, और भाई वहाँ वॉशरूम था। लेकिन भाई इतना प्राइम लोकेशन पर टॉयलेट करने के लिए रोड पर बहुत गट्स चाहिए भाई मुझसे तो नहीं होता। मैंने 1-2 बार ट्राई करा था गांव में, लेकिन जब ठंडी हवा लगती है ना तो मतलब होता ही नहीं। इतना प्राइम लोकेशन पर, वो पटना जैसे शहर में सुसु करना बहुत गट्स की बात है। खैर भाई जो भी है जैसा भी है, चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भाई यार क्या जाम लगी है यहाँ पर, इधर से तो नहीं जाऊँगा यार। भाई एग्जीबिशन रोड का जाम यहाँ तक आया हुआ, सोच रहे हो आप? कैन यू जस्ट इमेजिन। भाई आप लोगों में से एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई अपने हेलमेट का स्ट्रैप लगा लिया करो। तो चलो देखते हैं भाई इतना स्ट्रैप लगता है या टाइट हो जाता। ले भाई स्ट्रैप लगा लिया मैंने अपना। अरे क्या होता है ना भाई, यहाँ ऐसा गर्दन में ऐसा सटता है ना तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, इसलिए स्ट्रैप नहीं लगाता है। और वैसे भी हेलमेट मेरा इतना टाइट रहता है ना कि अगर मैं भगवान न करे गिर भी जाता हूँ, एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो मेरा हेलमेट मेरे सर में चिपका रहेगा, इतना ज़्यादा टाइट है। मेरा सर बहुत बड़ा है भाई। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे, 10-15 मिनट से ना मैं बस ट्रैफिक में खड़ा हूँ। पहले एग्जीबिशन रोड के ट्रैफिक में 5-7 मिनट खड़ा रहा, अब 5 मिनट से मैं डाक बंगला वाले ट्रैफिक में खड़ा हूँ। मतलब भाई अब देखो, अभी डाक बंगला चौरा क्रॉस करने वाला हूँ, 8 सेकंड बचे। मुझे नहीं लगता मैं क्रॉस कर पाऊँगा। अगर क्रॉस करने की हिम्मत की तो पुलिस वाले धर लेंगे मुझे, इसलिए भाई मैं रुक ही जाऊँगा। पीछे एक चाचा है मेरे, तो सिग्नल बंद होने वाला था तो बोले बढ़ाइए ना भाई। और सामने एक पुलिस वाला खड़ा था भाई, सामने ही बढ़ता और वो मुझे। तो भाई अगर आप डाक बंगला चौरा से गुजर रहे हो तो कभी ये रिस्क मत लेना कि भाई निकल जाता हूँ हल्की ट्रैफिक में। नहीं भाई, आराम से वेट करो, 1 मिनट एक्स्ट्रा खड़े रह जाओ जाम में, लेकिन भाई कभी यहाँ पर रिस्क मत लेना, वरना लपेट लिए जाओगे। उधर देखो कितनी सारी पुलिस खड़ी है, कम से कम मुझे लगता है 10-12 पुलिस वाले उधर खड़े हैं। एक बार मेरे एक जान पहचान वाले के साथ ऐसा ही हुआ था कि मतलब ग्रीन लाइट थी और हल्का सा जाम लगा हुआ था, घुसते घुसते येलो लाइट हो गई, और जब वो घुस गया बीच चौराहे पर, जब वो पहुंचा तो रेड लाइट हो गई और पुलिस वाले ने पकड़ लिया और फाइन कर दिया उससे। तो यहाँ पर भाई रिस्क नहीं लेना, डाक बंगला चौराहे पर और एग्जीबिशन रोड चौराहे पर। डाक बंगला चौराहे पर खास करके 1 मिनट खड़ा रहना पड़ा मुझे, और उसके बाद ट्रैफिक खाली। तो भाई पटना में अभी चेकिंग इतनी तगड़ी हो रही है ना कि भाई मैं तो रिस्क नहीं लेता। और भाई 1 मिनट में क्या ही जाता है। उसमें ना भागा भागी में एक बार क्या हुआ मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि एग्जीबिशन रोड चौराहा था, रात के लगभग 7-8 बज रहे थे और मेरी वाइफ को मुझे हॉस्पिटल ले जाना था। थोड़ा हड़बड़ी में था क्योंकि टाइम दिया हुआ था कि इतने बजे तक ही वो हो पाएगा, मतलब जांच हो पाएगा। तो भाई निकलने के चक्कर में ना आगे वाले ने ब्रेक मार दिया और मैं सोचा निकल जाऊंगा, ठोक दिया मैंने पीछे से उसे। तो भाई मुझे लगा मेरी गलती है, अगर ट्रैफिक रेड हो गया तो भाई क्यों ही हड़बड़ी करना। वो बेचारा रुक गया और मैंने ठोक दिया। तो भाई वो भी समझ गया कि हाँ भाई ठीक है, वो भी, मैं भी निकलना चाह रहा था और मैं ही समझा कि हाँ भाई उसने भी ठीक किया। तो भाई अंडरस्टैंडिंग हो गई और लड़ाई नहीं हुई हमारी। मुझे लगता है कि भाई अगर सामने वाले से मेरी लड़ाई हो रही है ट्रैफिक पे कि पहले कौन निकलेगा, तुम निकलोगी मैं निकलूँगा, तो भाई ये सबसे बेतुकी लड़ाई है। मतलब ना उसे मेरा कोई ज़मीन जायदाद का झंझट है, ना पैसे का झंझट है, ना लड़की का झंझट है। तो भाई 1 मिनट के लिए आगे निकलने के लिए मैं उसे क्यों ही झगड़ूँ। भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे मैंने कौन सी गाड़ी देखी, ये सब बेंटली SUV। भाई ख़तरनाक लग रही है, मुझे अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो जब मैंने उसे देखा। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस, बेंटली, महाराष्ट्र का नंबर है, लेकिन भाई कितनी खूबसूरत लग रही है ये गाड़ी। ज़रा देख रहे हो बेंटली, वाह मैन, व्हाट अ प्योर ब्यूटी। मतलब BMW आ गया, लेकिन भाई किसी की नज़र BMW पर नहीं पड़ेगी एक बेंटली के सामने। क्या खूबसूरत गाड़ी थी यार, वाह, दैट कार इज़ इंसेनली ब्यूटीफुल।
और भाई बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो भाई बहुत लोगों का ये कहना है कि जो अचानक से इतने सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया जा रहा है, मतलब जो भी आप देख रहे हो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले डबल डेकर हुआ, उसके बाद ये जो मीठापुर से पुनपुन वाला जो ओवर ब्रिज है वो इनॉग्रेट हुआ, उसके बाद अभी वो कच्ची दरगाह से बिदुपुर वाला जो फ्लाईओवर है, मतलब जो ओवर 6 लेन ब्रिज है वो इनॉग्रेट हुआ। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी इलेक्शन से इस वजह से जल्दी में सारे चीज़ इनॉग्रेट हो रहे हैं, मतलब किया जा रहा है। और जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली कोई भी काम करेगा, अगर 5 साल तक किसी ने काम किया है तो भाई उसका क्रेडिट लेना चाहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा एक पॉइंट है कि किसी प्रोजेक्ट को आधे अधूरे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करना थोड़ा सा गलत हो सकता है 1 मिनट के लिए, लेकिन भाई अगर काम हो गया, मुझे नहीं लगा अभी तक कि कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आधा अधूरा है। मेट्रो भी जैसे 15 अगस्त को सुनने में आ रहा है कि इनॉग्रेट हो जाएगा, तो भाई उसमें तो एक प्रायोरिटी कॉरिडोर करके इनॉग्रेट हो रहा है कि जो मलाई पकड़ी से लेके ISBT बस स्टैंड तक का जो पार्ट है उसे प्रायोरिटी कॉरिडोर बोलकर इनॉग्रेट किया जाएगा, जो कि ठीक है, दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई मेट्रो को इतना जल्दी कंप्लीट करना तो बहुत ही मुश्किल है, उसको तो कंप्लीट होने में बहुत समय लगेगा। तो ठीक है भाई, अगर कोई काम करे उसका क्रेडिट लेना ज़रूरी है। आपका क्या कहना है भाई इस बार, कि मतलब एक जनरली मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मली, कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार जी वापस से चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, या फिर एक नई एंट्री हुई है भाई नए चेहरे की, प्रशांत किशोर, जो कि पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत सारी पार्टीज़ को इलेक्शन लड़वाया और जितवाया है, बीजेपी, फिर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को, फिर JDU को भी, नीतीश कुमार के लिए भी कैंपेनिंग करी है। काफ़ी दिलचस्प होगा इस बार का बिहार का इलेक्शंस। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताना कि इस बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? आप लोगों को क्या लग रहा है? अलग अलग पार्ट से आप लोग मैं जानता हूँ, और ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर जो है पढ़े लिखे। कहा जाता है भाई, अब जैसा बोलते हैं ना, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे, तो जैसा आप कंटेंट बनाओगे वैसे ही सब्सक्राइबर आएंगे आपके पास। लकीली भाई मैंने जैसा कंटेंट बनाया उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर मिले हैं। मैक्सिमम लोग जो मेरे सब्सक्राइबर में पढ़े लिखे हैं, कमेंट्स पढ़ के समझ में आता है भाई, इतनी अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना लॉजिकल पॉइंट देते हैं। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, मतलब 1-2 सब्सक्राइबर छोड़ के जो भी लोग हैं भाई बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप। भाई आप लोगों को बताना, आप लोग को क्या लगता है कि कौन जीतेगा, प्लस आप लोगों को क्या लगता है किसे जीतना चाहिए, कौन डिज़र्व करता है इस बार, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि भाई दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार ने काम तो किया है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख रहे हो अभी आप, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो लोहिया पथ चक्र के नीचे से गुजर रहा हूँ, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल मार्वल्स दैट हैज़ बीन बिल्ट इन पटना रिसेंटली। भाई काम तो किया नीतीश कुमार ने, लेकिन उनको चैलेंज करने वाले आगे प्रशांत किशोर। उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन। मतलब यहाँ से जो लोग गुजरात में, मुंबई में, महाराष्ट्र जहाँ भी है काम करने जाते हैं एज चीप लेबर्स, ठीक है, तो उनका ये पॉइंट बहुत बड़ा है, बहुत जेन्युइन है, बहुत ही सही पॉइंट उठाया उन्होंने कि भाई फैक्ट्रीज यहाँ लगनी चाहिए, ना कि गुजरात में लगनी चाहिए। प्लस सबसे बड़ी बात है भाई, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि उनकी सरकार बनेगी और 2 घंटे के अंदर वो शराबबंदी को उखाड़ कर फेंक देंगे, मतलब एकदम सीधा हटा देंगे। और मतलब अभी तक जितने भी नेता लोग आए हैं, जितने भी लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, या फिर जितने भी लोग सीन में हैं बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो भाई किसी में ये कहने की तो हिम्मत नहीं हुई है कि शराबबंदी हटा देंगे। फिर इंटरेस्टिंग है, वैसे मुझे तो लगता है भाई शराबबंदी हट जानी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। क्योंकि भाई शराब का, ठीक है शराब बुरी चीज़ तो है, हेल्थ के लिए बुरी चीज़ है, उसको समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि भाई इंडिया क्या, पूरे दुनिया के कोने कोने में शराब बिकती है। अमेरिका चले जाओ, UK चले जाओ, कहीं भी जाओ, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, या फिर इंडिया के अलग अलग डेवलप्ड स्टेट्स भी हैं, हर जगह शराब बिकती है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि वो डेवलप नहीं है, और बिहार ऐसा तो नहीं है कि शराबबंदी के बाद बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया शराबबंदी के कारण, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई शराब तो बिकी रही है बिहार में, हर कोई जानता है कि शराब घर घर पहुंचाई जा रही है। और तीसरी बात ये है कि भाई उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ऑफिशियल रेवेन्यू आता है ना गवर्नमेंट को, सरकार को, खजाना, सरकारी खजाना, उसको सीधा सीधा चोट पहुंच रहा है। इसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो बिहार की जो युवा पीढ़ी है वो पूरे तरीके से ड्राई नशा की तरफ बढ़ रही है। आपने देखा होगा कई वीडियोस भाई, उसने दिखाया था भाई खुलेआम बच्चे डाइल्यूटर ले रहे हैं, जो वाइटनर आता है ना, स्मैक ले रहे हैं, BS ब्राउन शुगर ले रहे हैं, मतलब गांजा पी रहे हैं लोग, बहुत खुलेआम बिक रहा है सब चीज़। तो ये दिक्कत हो रही है भाई, नशा, मतलब नशा और बढ़ा है, ड्राई नशा बढ़ा है। थोड़ा सा बंदी के कारण शराब की बिक्री कम हुई, लेकिन बिक तो रही है अभी भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में। आपका क्या कहना है, आप ज़रूर बताना भाई कमेंट करके, मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ। और मैं ये गुजर रहा हूँ भाई, शायद यही बेली रोड मॉल है क्या, एक नया मॉल बनने वाला है बेली रोड में, बेली स्क्वायर मॉल ऐसा करके कुछ तो नाम है उसका, शायद यही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप कमेंट करके बताना क्या यही है क्या, लग तो रहा है यही है। और भाई मेरा ये ख्याल है ना कि ये जो बेली रोड वाला फ्लाईओवर है,
भाई इस पे भी स्पीड कैमरास लगाने चाहिए, क्योंकि भाई इतनी तेज़ गाड़ियाँ चल रही है ना। मैं तो आप देख ही रहे हो एकदम साइड वाले इन पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे धीरे चलना है। मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो वैसे भी बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन भाई गाड़ियाँ जो इस पर चल रही हैं रफ्तार में 80-90 की रफ्तार में, और बिल्कुल शहर के अंदर का एरिया, भाई इस पर भी काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो भाई जब से मैंने जेपी गंगा पथ पे जो स्पीड कैमराज लगाए गए हैं, उसके बाद वहाँ की जो स्पीड कंट्रोल हुई है ना, पता नहीं चलान आ रहे कि नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। कुछ लोग बोल रहे चलान नहीं आ रहे हैं उसके बाद, लेकिन भाई वहाँ की स्पीड जो थमी है ना भाई, खतरनाक असर हुआ है। लोग डरते हैं भाई, लोग चालान भरने से डरते हैं। अच्छा, ये यहाँ एक मॉल था भाई, मैं वो भी एक्सप्लोर करना चाह रहा था। चल भाई आज देखते हैं भाई वो मॉल का क्या सीन है। बहुत सुंदर। मैंने यहाँ का एक मेट्रो वाला वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा तो भाई उसमें मैंने ना एक मॉल दिखाया था आपको। मतलब वो दूर से मुझे तो नहीं पता था कि वो मॉल है, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने कमेंट, मैंने पूछा था एक्चुअली वीडियो में कि भाई ये क्या है, अगर किसी को आइडिया तो बताओ। तो एक भाई ने बताया था कि ये एक मॉल बन रहा है नया, बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। तो भाई उसको कोशिश करते हैं आज एक्सप्लोर करने की, लेकिन पता नहीं वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, पहुँच पाएंगे भी कि नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन भाई कोशिश करेंगे। आज चलते हैं वहाँ पर। पटना में अच्छा खासा स्ट्रेच है मेट्रो का, और भाई पूरा हर स्ट्रेच को पूरा करना तो अभी मुश्किल है, इसलिए भाई प्रायोरिटी कॉरिडोर बना के एक इनॉग्रेशन हो जाएगा 15 अगस्त को। बाकी ये सब जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आराम से मेट्रोज़ बनते रहेंगे। देखो यहाँ पर एक स्टेशन होने वाला है, ये स्ट्रक्चर स्टेशन का ही होता है जहाँ भी स्टेशन बनने वाले होते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर अपना एक स्टेशन आएगा। सही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो हर जगह चल रहा है। थोड़ा और स्पीड से काम होता ना तो भाई मज़ा आ जाता। इधर के रोड्स हैं भाई, इधर के रोड लाजवाब है। मतलब इधर तो मेट्रो बनने के बाद तो खैर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ऑटो वालों का आतंक उतना ज़्यादा नहीं जितना अपने तरफ ऑटो वालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि क्योंकि भाई यहाँ के लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है भाई। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ऑटोज़ पे थोड़े कम डिपेंडेंट हैं, इसलिए भाई इधर ऑटो की डेंसिटी कम है। भाई मैं गलत हो सकता हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ये कैलकुलेशन है कि इधर के लोग को ऑटो की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है, इसलिए भाई इधर ऑटो कम भी हैं और ऑटो के कारण दिक्कतें भी कम हैं। प्राइवेट व्हीकल्स के कारण उतनी दिक्कत नहीं होती भाई। और भाई हम आ गए यहाँ सगुना मोड़ आ गए हम। कहाँ से वो मुझे दिखेगा वो मॉल का रास्ता, भाई वो मॉल मुझे देखना है आज, किसी भी कीमत पर देखना है मुझे वो मॉल आज। भाई इधर तो कितने सालों बाद मैं आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। देख रहे हो इधर के रोड कितने चौड़े हैं भाई, मस्त, क्या चौड़े चौड़े रोड है। ऐसा लग रहा है कि यूँ और ही पहुँच गया हूँ, पटना है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है NH पे चला रहा हूँ। क्या खूबसूरत रोड्स हैं, कितनी कम डेंसिटी है ट्रैफिक की, ऑटो से एकदम ना के बराबर दिख रहे हैं। रात में तो ये सब रोड्स एकदम खाली हो जाते होंगे यार। तो गाइस अभी मैंने रुक कर ना वो मॉल सर्च किया। एक भाई का कमेंट आया था कि जिस मॉल की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है पेंटागन मॉल, सगुना मोड़ में है। वैसे गूगल पे मैंने सर्च किया तो पेंटागन मॉल आ तो रहा है सजेशन में, लेकिन मैं उसका लोकेशन नहीं दिखा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई वो मॉल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और देख रहे हो भाई यहाँ पर भी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, तो भाई यहाँ पर भी ऐसे ओवरपास टाइप का बनाया गया, मतलब लोगों को क्रॉस करने के लिए रोड। भाई डेवलपमेंट पटना के हर कोने में ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं चल रहा, हर जगह चल रहा है इधर। तो गाइस ये देखो, जैसे ही मैं सगुना मोड़ से वापस घूम कर आया ना, मुझे ये मॉल दिखने लग गया। लेकिन इस मॉल तक पहुँचने का क्या रास्ता है मुझे नहीं पता। क्या खूबसूरत मॉल लग रहा है भाई ये, कहीं से तो रास्ता होगा, ज़्यादा अंदर नहीं है, मेन रोड पर ही है। मैं फालतू का उधर दानापुर के साइड आगे बढ़ गया। मैंने सोचा कि भाई उधर से कोई और रास्ता होगा, पीछे के रास्ते से मैं इस मॉल तक पहुंचूंगा, लेकिन भाई मुझे लगता है सामने से इस मॉल तक मैं पहुंच सकता हूं। और आज भाई मैं जब इधर आया तो सोचा कि भाई आज इसकी वीडियो बनाते ही हैं। मुझे दिख तो रहा है यहाँ से मॉल, लेकिन अंदर जाने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है भाई। कहाँ से जा सकता हूँ मैं अंदर? जा सकते हैं, ये देखो यहाँ पटना पुलिस की गड्डी तो लगी है। चलो भाई यहाँ चलते हैं। ये देखो भाई यहाँ से मैं अंदर आ गया। अब चलेंगे भाई इस मॉल को देखने। अब मुझे साफ साफ दिखेगा ये मॉल। हाँ, अगर इसका नाम कुछ और है भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेकिन एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि ये पेंटागन मॉल है, और थोड़ा इसका जो शेप है ना वो भी पेंटागन टाइप का लग रहा है। ये देखो भाई आपके आँखों के बिल्कुल सामने ये है पेंटागन मॉल। और थोड़ा अंदर चलते हैं यहाँ से, और अच्छा व्यू मिलेगा इसका मॉल का। ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना, बहुत ही यूनिक तरीके का डिज़ाइन लग रहा है। जैसे नॉर्मली मॉल्स क्या होते हैं ना, ऐसे एकदम बड़े बड़े एरियाज़ में फैले रहते हैं, लेकिन ये मॉल ना अलग सा एकदम शेप है। थोड़ा सा देख रहे हो भाई ये मॉल क्या सुंदर लग रहा है ना, मतलब दूर से ज़्यादा इसका शेप पता चल रहा था। अभी तो मैं
इसके जस्ट नीचे खड़ा हूँ तो इसका शेप उतने अच्छे से नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। आई गेस काम बहुत तेज़ी से चल रहा है इस मॉल का, जल्दी ही बनेगा। तो भाई यहाँ एक बार विजिट करने ज़रूर आऊँगा मैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका मुझे डिज़ाइन, और मुझे लगता है थोड़ा सा एक प्रीमियम टाइप का जो मॉल होता है ना, उस टाइप का ये मॉल बनेगा। भाई यहाँ पानी तो थोड़ी सी बारिश में ऐसा लग गया कि कहीं बोलूँ बस गड्ढे ना हो कहीं पर, भाई मुझे बड़ा डर लगता है कहीं ऐसा ना होगा छबाक से मैं किसी गड्ढे में कूद जाऊँ बाइक लेकर। और देखो भाई सामने से इस मॉल का फ्रंट देखो, मस्त लग रहा है ना, दूर से ही आपको दिखेगा। जब आप सगुना मोड़ से वापस लौटोगे ना तो आपको ये मॉल एकदम मस्त दिखेगा। पता नहीं मेरा कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है मॉल को, लेकिन भाई बहुत सुंदर लग रहा है ये मॉल का डिज़ाइन मुझे तो। खैर चलो भाई आगे चलते हैं, इस मॉल को पीछे छोड़ते हुए। काफ़ी सुंदर लग रहा है। जिस दिन ओपनिंग होगी ना भाई, यहाँ आकर यहाँ कोई इस मॉल को एक्सप्लोर करके आपको एक मस्त सी वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। भाई ये जो नाले बगल में बह रहे हैं सगुना मोड़ में, मतलब इसका पानी बह रहा है कि रुका हुआ है पता नहीं यार। मतलब अगर पानी रुका हुआ है तो भाई ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, मतलब मलेरिया वगैरह के लिए, मच्छर के लिए एक प्रजनन केंद्र बन सकता है ये। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया भाई यहाँ तो रुका हुआ, ये थोड़ा सा बह रहा है, मतलब मोस्टली ये पानी रुका ही हुआ है। बहुत कचरा फैला हुआ इसमें। भाई कचरा तो लोग ही डालते हैं, इसमें तो थोड़ी ना सरकार की कोई गलती है। ये कचरा जो है इसमें, ये तो लोगों का ही जमा किया हुआ है। तो भाई थोड़ा आसपास ना साफ़ सफाई रखा करो दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि भाई तो सफ़र करेगा वो आप ही होगे, कोई मिनिस्टर या कोई बड़ा अधिकारी सफ़र नहीं करेगा, सफ़र आप ही करोगे। हर चीज़ सरकार का काम नहीं होता। तो पिछले बार भी मैंने ये बात बोली थी भाई एक वीडियो में, और आज भी बोल रहा हूँ कि भाई ये जो एलिवेटेड ब्रिज है ना, उसकी एक कनेक्टिविटी ये नीचे वाले रोड से ज़रूर होनी चाहिए थी। मतलब सोचो ये देखो भाई, मतलब यहाँ लोग चलते भी वैसे हैं यार। ट्रैफिक डेंसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक इतना घटिया चलाते हैं, मुझे वर्ड नहीं मिल पा रहा। मतलब मेरे मुंह से थोड़ा गंदा वर्ड निकल रहा था, लेकिन मैंने करेक्ट करके भाई इसको शुद्ध करने की कोशिश की है। लेकिन लोग जिस तरीके से ओवरटेक करते हैं, जैसे सामने देखो एक गाड़ी आ रही है, अभी तो भाई नॉर्मली हो गया, लेकिन जिस तरीके से ओवरटेक करते हैं ना इस रोड में भाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रैफिक होती है। तो भाई एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी। जो बगल में एलिवेटेड ब्रिज है, देख रहे हो कितना लोअर लेवल पर चल रहा है, और देखो सामने से गाड़ी कैसे आ रही है, देख रहे हो इस तरीके से गाड़ी यहाँ चलती है। एक कनेक्टिविटी अगर हो जाती है एलिवेटेड वाले पे ना, तो भाई इसका पूरा का पूरा ट्रैफिक एकदम ख़त्म होकर चला जाता है ऊपर वाले पर। और ऊपर वाला रोड जो एलिवेटेड वाला है वो भाई जितना ज़्यादा चौड़ा है, नीचे का रोड उतना ही कम चौड़ा, मतलब उतना ही पतला, उतना ही नैरो है। ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम GTA खेल रहा हूँ और उसमें किसी ने चीट एक्टिवेट कर दिया कि सब कोई पागल हो गए, उस तरीके से गाड़ी इस रोड पर चलती है। और देखो फाइनली यहाँ पर आकर, यहाँ तो रोड भी चौड़ा हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पर रोड भी चौड़ा हो चुका है, और यहाँ से फाइनली कनेक्टिविटी मिलती है भाई, जो कि एक ओवर ब्रिज है, और वहाँ पर कनेक्ट होकर ये सीधा JP गंगा पथ पर आपको लाकर छोड़ देगा। तो भाई ये सीन है, लेकिन ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। चेकआउट करो इस व्यू को, क्या मस्त वाला व्यू आता है यहाँ से। गंगा नदी एकदम सामने, उधर JP सेतु है जो कि हाजीपुर को कनेक्ट करता है पटना से, और क्या मस्त वाला यहाँ व्यू आ रहा है भाई। यहाँ जब आप नीचे जाते हो, डिसेंड करते हो JP गंगा पथ की तरफ, तो भाई बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और इसी प्यारे व्यू के साथ भाई इस वीडियो को एंड करते हैं भाई प्यारे से नोट पर। और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया, ऑब्वियसली थैंक यू भाई। अगर वीडियो देख लिया इसका मतलब आपको वीडियो मेरी पसंद आई, मैं पसंद आया, मेरा थोबड़ा पसंद आया और मेरी बातें पसंद आई, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ पटना पर, पटना की प्रॉब्लम्स पर और पटना के डेवलपमेंट्स पर। आपको मज़ा आएगा देखने में मेरी वीडियोज़। और यहाँ पर पुलिस वाले की चेकिंग चल रही है, आई होप कि वो मुझे रोक ना लें। तो भाई रोक लिया, पीछे वाले को रोक लिया। तो भाई कहाँ था मैं, हाँ इसी तरह इस वीडियो को एंड करते हैं भाई। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हमने। जब क्या है ना भाई, जब एक टारगेट लेकर नहीं चलो ना कि भाई यही चीज़ दिखाना है, मतलब तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बहुत सारी बातें होने लग जाती हैं आपस में। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भाई चैनल पर पहले आया हो सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप राइडिंग, कीप लिविंग, एंड बाय एज ऑलवेज एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय।